ये है छू शिव, जो सीनियर डिसाइपल है ग्रेटर सेंट की मंगदिए की। पर उसके पिछले जन्म में वो छू द डेमोनिक के नाम से जाना जाता था, एक खतरनाक विलन जिसका पुनर्जन्म हुआ एक कमजोर डिसाइपल के रूप में। अब कैसे वो बढ़ाएगा अपना ताकत और फिर से बदला लेगा उसके हथियारों से। कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक और इंटेंस सीन से होती है, जहां हवा में मौत की ठंडक और खून की बू घुली हुई है। हम स्काई रेल्म कॉन्टिनेंट के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक हाउलिंग अबिस फॉरबिडन एरिया में हैं। यहाँ की ज़मीन बंजर है, आसमान में काले बादलों का डेरा है और चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस वीरान और डरावनी जगह पर एक चट्टान के किनारे, जिसे क्लिफ ऑफ सोल्स कहा जाता है, एक अकेला शख्स खड़ा है। ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक, सबसे खौफनाक विलन है डेमोनिक मास्टर चू। सीन फोकस करता है डेमोनिक मास्टर चू पर, जो इस वक्त बुरी तरह से घायल है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर हजारों जख्म हैं जिनसे लगातार खून बह रहा है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद उसकी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं है। उसकी नज़रों में वही पुराना गमंड, वही आग और वही जिद है जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा विलन बनाती है। उसके सामने हवा में उड़ते हुए और ज़मीन पर खड़े हजारों की तादाद में राइटियस पाथ के कल्टीवेटर्स हैं। ये वो लोग हैं जो खुद को इंसाफ का देवता मानते हैं और आज यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए जमा हुए हैं, डेमोनिक मास्टर चू का अंत करने के लिए। इन कल्टीवेटर्स के चेहरों पर नफरत और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। उनमें से एक कल्टीवेटर, जो गुस्से से कांप रहा है, चिल्लाता है, चू, क्या तूने कभी सोचा था कि एक दिन तू मरेगा और वापस इस क्लिफ ऑफ सोल्स पर आएगा? तू एक ईविल टिरानिकल डीमन है। तूने इस दुनिया में कितने पाप किए हैं, क्या तुझे गिनती भी याद है? ये शब्द सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की चीखें हैं जिन्हें चू ने अपनी ताकत के नशे में कुचल दिया था। भीड़ में से एक और आवाज़ आती है, एक नौजवान कल्टीवेटर की, जो शायद पर्सनल बदले की आग में जल रहा है। वो रोता हुआ अपने वेपन को चू की तरफ पॉइंट करके चिल्लाता है, डेमोनिक मास्टर चू, तूने मेरी बहन को गंदा किया और उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। 3 साल से मैं तेरा शिकार कर रहा हूँ और आज फाइनली तेरे छिपने की जगह खत्म हो गई है। इस डायलॉग से हमें चू के पास्ट के काले कारनामे पता चलते हैं। उसने सिर्फ लोगों को मारा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगियां बर्बाद की हैं, फैमिलीज उजाड़ दी हैं। लेकिन क्या चू डर जाता है? बिल्कुल नहीं। वो उनकी बातों का जवाब एक सर्द विलेनस मुस्कुराहट से देता है। वो जोर से हंसता है, एक ऐसी हंसी जो मौत के मुंह में खड़े इंसान को शोभा नहीं देती। वो कहता है, आज ये वेनरेबल वन अपने उन शिष्यों का बदला लेगा जो बेमतलब मारे गए। चू के लिए ये लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बल्कि अपनी लेगेसी और अपने ट्विस्टेड आइडियल्स की है। वो उन सभी राइटियस लोगों को देखता है और पूछता है, डेमोनिक मास्टर चू को इस हालत में देखकर क्या तुम्हें लगता है मैं पछतावा कर रहा हूँ? यहाँ पर हमें चू का कैरेक्टर डेप्थ समझ आता है। वो टिपिकल विलेन नहीं जो एंड में माफ़ी मांगे। वो अपनी बुराई को अपनाता है। वो कहता है, रिग्रेट, मैंने 100 साल से कम कल्टीवेशन की है और अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई में बिताई है। मेरे पियर्स में कौन है जो दावा कर सके कि वो इनविंसिबल है? कौन है जो कह सके कि वो मुझसे नहीं हारा? उसकी आवाज़ में एक चैलेंज है। वो कहना चाहता है कि भले ही आज वो मर रहा है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी शान से जी है, सबको अपने पैरों के नीचे रखकर। उसका सबसे बड़ा डायलॉग तब आता है जब वो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि मेरा एक ही अफसोस है कि वक्त ने मुझ पर रहम नहीं किया। अगर मुझे 1000 साल और मिल जाते तो इस डोमेन में किसकी हिम्मत होती जो मेरे सामने ना झुकता। ये लाइन उसकी एम्बिशन को दिखाती है। उसे मौत का दुख नहीं, बस इस बात का दुख है कि वो पूरी दुनिया को फतह नहीं कर पाया। अब राइटियस कल्टीवेटर्स का सब्र टूट जाता है। उन्हें लगता है कि इस डीमन से बात करने का कोई फायदा नहीं। एक लीडर ऑर्डर देता है, क्योंकि तू पछतावा नहीं कर रहा तो हमें ब्लेम मत करना अगर हम तुझ पर कोई रहम न दिखाएं। चार्ज, किल हिम। हजारों कल्टीवेटर्स एक साथ शेरों की तरह चू पर टूट पड़ते हैं। उनके वेपन्स चमक रहे हैं, मैजिकल टेक्निक्स एक्टिवेट हो रही हैं और पूरा क्लिफ ऑफ सोल्स रोशनी और एनर्जी ब्लास्ट से भर जाता है। लेकिन चू, जो कि लेसर सेंट रेल्म का कल्टीवेटर है, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। वो अपने आखिरी हिडन कार्ड को यूज करता है। लोग चिल्लाते हैं, नॉट गुड, ये डीमन अपनी हिडन मूव्स यूज कर रहा है, रोको उसे। पर तब तक देर हो चुकी होती है। चू अपनी बची कुची सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करता है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो एक्टिवेट करता है हेवनली मैनिफेस्टेशंस 3000 रेल्म्स। एक मैसिव एक्सप्लोजन की तैयारी होती है। चू आखिरी बार हंसता है, हा हा हा। जहाँ एम्परर इमॉर्टैलिटी ना मिलने का शोक मना रहे हैं, वहीं मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और इसके साथ ही बूम,
वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। एक जबरदस्त धमाका होता है जो आसपास के इलाके को हिला देता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि सब कुछ सफेद हो जाता है। जब धूल हटती है तो वहाँ कुछ नहीं बचता। डेमोनिक मास्टर चू का वजूद मिट चुका होता है। एक शांति छा जाती है। लोग यकीन नहीं कर पाते कि वो मर गया। एक कल्टीवेटर कहता है, डेमोनिक मास्टर चू, उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। दुश्मन होने के बावजूद लोग उसकी ताकत की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। कोई कहता है, अगर वो ग्रेट वॉल ऑफ टियानवेन पर डीमन से लड़ने जाता तो वो ह्यूमन रेस का एक महान वॉरियर होता। कितने दुख की बात है। यहाँ चैप्टर का पहला हिस्सा खत्म होता है एक विलन की मौत के साथ, जो अपने पीछे एक लेजेंड छोड़ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म कैसे हो सकती है? विलन कभी इतनी आसानी से नहीं मरते। सीन शिफ्ट होता है और हमें चू की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, डेमोनिक मास्टर चू, इतनी आसानी से मर जाऊंगा? अंधेरा छटता है और हम एक नई जगह पहुंचते हैं, होली ग्राउंड्स ऑफ थाईसू। ये एक बहुत बड़ा और पवित्र सेक्ट है। इसमें 18 बड़े पहाड़, स्पिरिट पीक्स हैं। इनमें से 3 सबसे ताकतवर हैं, जहां के लीडर्स ग्रेट सेंट्स हैं। ये वर्ल्ड बिल्डिंग जरूरी है क्योंकि अब हमारा एमसी यही रहने वाला है। वक्त तेजी से आगे बढ़ता है। 1 महीना बीत चुका है। हम युनशिया पीक के एक पर्सनल डिसाइपल की गुफा यानी केव अडोब में पहुंचते हैं। यहाँ एक लड़का बैठा है जो दिखने में हैंडसम है, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी विलनस चमक है। वो हंसता है, हे मैं डेमोनिक मास्टर चू वापस आ गया हूँ। ये लड़का असल में चू ही है, लेकिन एक नई बॉडी में है। वो रीडर्स को ब्रेक द फोर्थ वॉल करते हुए बताता है कि वो असल में अर्थ से आया हुआ एक ट्रांसमाइग्रेटर है। उसका असली नाम चू शू है और वो पहले एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद उसने विलन बनना चूज किया था। यहाँ वो एक बहुत बड़ा राज खोलता है। अपनी मौत और रेजरेक्शन को इंश्योर करने के लिए मैंने पहले ही 3781 कंटिंजेंसी प्लान्स और 1201 रिवाइवल टेक्निक्स बना ली थी। ऐसे कैसे मैं इतनी आसानी से मर सकता हूँ? मतलब उस क्लिफ ऑफ सोल्स पर जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ था वो कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था, बल्कि एक वेल कैलकुलेटेड प्लान था। वो जानता था कि वो वापस आएगा। जैसे ही वो अपनी नई बॉडी में एडजस्ट होता है, एक जानी पहचानी आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, डिंग। एक ब्लू स्क्रीन उसके सामने हवा में तैरने लगती है। ये है सिस्टम जो हर इसेकाई / ट्रांसमाइग्रेशन स्टोरी का कोर होता है। सिस्टम मैसेज देता है, होस्ट्स रेजरेक्शन डिटेक्टेड, सिस्टम फंक्शनैलिटीज हैव बीन ऑल्टर्ड, काइंडली सिलेक्ट वन ऑफ द सबसीक्वेंट ऑप्शंस। चू के सामने 2 ऑप्शंस आते हैं, डेस्टिन्ड विलन, जब तक तुम उरे काम करते रहोगे सिस्टम तुम्हें रिवॉर्ड्स देगा। ये वही रास्ता है जो उसने पिछली जिंदगी में चुना था। हिडन विलन, एक बार मौत का स्वाद चखने के बाद तुमने अपनी स्ट्रेंथ को चुपचाप बढ़ाने का फैसला किया है। चू सोच में पड़ जाता है। वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। पिछली जिंदगी में मैंने डेस्टिन विलन का रोल निभाया था और हर तरह के बुरे काम किए थे। वो काफी एक्साइटिंग था, लेकिन वो दिन जब हर कोई मुझे ट्रबल मेकर समझता था वाकई मुश्किल थे। हर कोई मुझे मारने के पीछे पड़ा रहता था। वो रियलाइज करता है कि खुलेआम विलन बनना हाई रिस्क है। वो डिसीजन लेता है, इस बार मैं लो प्रोफाइल रहूंगा। चुपके से ताकत बढ़ाना और फिर दुनिया में केओस मचाना, क्या ये शानदार प्लान नहीं है? अगर मैं इस होली ग्राउंड का होली सॉन बन जाऊं और अंदर से सब कुछ बर्बाद कर दूं तो कैसा रहेगा? उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आती है। के I'll choose the hidden villain this time। सिस्टम सिलेक्शन कंफर्म करता है, सिलेक्शन चोजन, लूडिंग कंप्लीटेड। अब चू अपनी नई बॉडी का स्टेटस चेक करता है। सिस्टम प्रोफाइल ओपन होती है। सिस्टम उसका नया रूप दिखाता है। नाम चूशू, पहचान युनशिया पीक का सीनियर पर्सनल डिसाइपल, कल्टीवेशन नन, तबाह हो चुकी है। पोटेंशियल 17, नॉर्मल से भी कम। लक 18, काला, बिल्कुल काला। और ताकत एक स्पिरिचुअल चिकन से भी कमजोर। चूशू ये देखकर शॉक हो जाता है। क्या स्पिरिचुअल चिकन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग? इस बॉडी के ओनर ने आखिर किया क्या था? उसे पता चलता है कि 10 दिन पहले इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर, जिसका नाम भी चूशू था, एक लड़की के चक्कर में जेलसी में आकर ड्यूल करने चला गया था। उसने टियानजियान पीक के एक डिसाइपल को चैलेंज किया, लेकिन वो बुरी तरह हार गया। एक ही स्ट्राइक में वो डिफीट हुआ, उसका कल्टीवेशन क्रिपल कर दिया गया और उसे बहुत बेइज्जत होना पड़ा। चूशू सर पकड़ लेता है। कितना बेचारा साइड कैरेक्टर है। पोटेंशियल बेकार, लक नेगेटिव और कल्टीवेशन डिस्ट्रॉयड। लेकिन वो फिर से मुस्कुराता है। अब मैं इस बॉडी में हूँ। देखो कैसे मैं, मेन कैरेक्टर, इस टूटी हुई बॉडी को इनविंसिबल बनाता हूँ। 1 घंटे बाद चूशू अपनी गुफा से बाहर निकलता है। उसे पता है कि अब वो कमजोर है, तो उसे दिमाग से खेलना होगा। बाहर निकलते ही उसे कुछ डिसाइपल्स की बातें सुनाई देती हैं।
क्या तुमने सुना, पीक लॉर्ड 3 दिन पहले डिमोनिक मास्टर चू का शिकार करके वापस आई हैं? ओह, तो वो डीमन मर गया। हाँ, लोग कहते हैं वो इनविंसिबल था, लेकिन आखिर में वो लेसर सेंट रेल्म में ही तो था। दर्जनों ग्रेट सेंट्स के घेरे से वो कैसे बच सकता था? वो इसी लायक था। हम राइटियस पाथ वालों को ऐसे डीमंस को खत्म कर देना चाहिए। चूशू ये सुनकर मन ही मन हंसता है। इन्हें सपने में भी नहीं पता कि मैं ना सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि इनके बीच में ही हूँ। उन्हें हरा नहीं सकते तो उन्हें ज्वाइन कर लो। ये उसकी नई फिलॉसफी है, इन्फिल्ट्रेशन। वो उनके बीच रहेगा, उनका दोस्त बनेगा और फिर उन्हें अंदर से खोखला कर देगा। तभी कुछ डिसाइपल्स उसे नोटिस करते हैं। सीनियर चूशू, क्या आपकी चोटें ठीक हो गई? चूशू एक मासूम और शरीफ इंसान की एक्टिंग करता है। हाँ, काफी हद तक। डिसाइपल्स उसके जाने के बाद आपस में फुसफुसाते हैं। सोचो अगर उसका कनेक्शन उस डिमोनिक मास्टर चू से हुआ तो? वैसे उसका नाम भी सेम है। दूसरा डिसाइपल कहता है, ज्यादा मत सोचो, अगर उसके पास उस डीमन का आधा भी पोटेंशियल होता तो क्या उसका कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होता? वो तो बस एक लूजर है। चूशू उनकी बातों को इग्नोर करता है। उसका टारगेट क्लियर है, अपनी कल्टीवेशन वापस पाना, और इसके लिए उसे जरूरत है अपनी मास्टर की। चूशू सीधा अपनी मास्टर की मोंग डिए की गुफा यानी केव अडोब की तरफ जाता है। की मोंग डिए वही लेडी है जो चैप्टर की शुरुआत में चू को घेरने वालों में शामिल थी। वो यून शियाओ पीक की पीक लॉर्ड है और एक ग्रेट सेंट है। वो अभी अभी उस बैटल से वापस आई है और काफी थकी हुई लग रही है। गुफा के बाहर पहुंचकर चू आवाज लगाता है, मास्टर, डिसाइपल आपसे मिलना चाहता है। अंदर से आवाज आती है, सिर्फ 10 दिन पहले तुम लड़ाई में घायल हुए थे, अब तुम मुझसे मिलना चाहते हो। चूशियू, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन पाथ पर और गाइड करूं? चूशियू अंदर एंटर करता है। गुफा के अंदर का नजारा शांत और पवित्र है। ची मेंग डिए एक चट्टान पर बैठी है। वो बेहद खूबसूरत है। उसकी प्रेजेंस में एक हेवी ऑरा है। चूशियू नाटक करते हुए घुटनों पर बैठ जाता है और रोता हुआ सा चेहरा बनाता है। प्लीज मास्टर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ची मेंग डिए गुस्से में आ जाती है। वो उसे डांटती है, तुम्हारी कल्टीवेशन कम होने के बावजूद तुम लड़ाई में इतने अग्रेसिव थे। ये तुम्हारी खुद की गलती है कि तुम्हारा कल्टीवेशन क्रिपल हुआ। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन चूशियू वापस नहीं जाता। यहाँ से सीन का टोन बदलना शुरू होता है। एक ओबीडियंट डिसाइपल से वो धीरे धीरे एक मैनिपुलेटिव विलन में ट्रांसफॉर्म होता है। वो कहता है, मास्टर, क्या आपको अभी भी नहीं पता कि मेरा कल्टीवेशन इतना कम क्यों है? मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ जब मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है? आपने सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज सेकंड सीनियर ब्रदर, थर्ड सीनियर सिस्टर, फोर्थ सीनियर ब्रदर को दे दिए। मुझे बताएं, मैं कैसे पावरफुल बनूं? ची मेंग डिए गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है। पाई जुओ, इग्नोरेंट फूल, आउटरेजियस, तुम्हारा टैलेंट मीडियोकर है और तुम कल्टीवेशन में कोई डेडिकेशन नहीं दिखाते और अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। चूशियू हंसता है, एक ऐसी हंसी जो डिसरिस्पेक्टफुल है। आपने रिसोर्सेज इसलिए रोके क्योंकि मेरा नाम उस डिमोनिक मास्टर छू जैसा है ना? आप मुझसे बायस्ड है। क्या ये बात रिडिकुलस नहीं है? ची मेंग डिए डिनाई करती है, थोड़ा डिफेंसिव होकर। मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ बायस नहीं दिखाया। अभी जाओ, मैं कुछ सेलेस्टियल और अर्थली ट्रेजर्स ढूंढूंगी जो तुम्हारी इंजरीज ठीक कर सकें। चूशियू खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं बल्कि एक डरावनी शांति है। वो कहता है, वो चीजें जरूर मदद करेंगी, लेकिन मास्टर, आप मेरी मदद अभी कर सकती हैं। ची मेंग डिए कंफ्यूज्ड हो जाती है, तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ चूशियू अपना हिडन विलन वाला रूप पूरी तरह दिखा देता है। वो एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, अफवाह है कि आपके पास हेवनली फ्रेग्रेंस फिजिक है। अगर मैं आपके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकूं तो ना सिर्फ मेरी इंजरीज ठीक होंगी बल्कि मेरा कल्टीवेशन पोटेंशियल भी इम्प्रूव होगा। यहाँ हेवनली फ्रेग्रेंस फिजिक या हेवन रिफाइनिंग फिजिक का मतलब समझना जरूरी है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये एक स्पेशल बॉडी टाइप होती है जो इन एनर्जी से भरी होती है। अगर कोई मेल कल्टीवेटर ऐसी महिला के साथ फिजिकल और स्पिरिचुअल यूनियन बनाता है तो उसे मैसिव एनर्जी बूस्ट मिलता है और उसकी बॉडी की इम्प्योरिटी साफ हो जाती हैं। चूशियू, जो अभी एक स्पिरिचुअल चिकन जैसा कमजोर है, इस शॉर्टकट को यूज करके वापस ताकतवर बनना चाहता है। ये सुनते ही ची मेंग डिए शॉक हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुमने क्या कहा? चूशियू फिर से रिपीट करता है, एक डार्क टोन में, जैसे कोई ऑर्डर दे रहा हो। मास्टर, ये डिसाइपल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेट करें। ची मेंग डिए का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक ग्रेट सेंट है, एक पीक लॉर्ड है और उसका एक मामूली डिसाइपल उसे ऐसी गंदी बात कह रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही पैलेस में मुझे डिस्ग्रेस करने की?
इंसुलिन डिसाइपल, क्या तुम मौत चाहते हो? आज मैं तुम्हारी टेंडेंस काट दूंगी और तुम्हें सेक्ट से बाहर फेंक दूंगी। वो अपना हाथ उठाती है ताकि छू शियू को अपनी पावर से कुचल सके। एक ग्रेट सेंट की पावर इतनी होती है कि वो उंगली हिलाए तो पहाड़ टूट जाएं, लेकिन कुछ नहीं होता। ची मेंग डिए हैरान रह जाती है। मैं अपनी पावर अनलीश क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मैं तो ग्रेट सेंट हूँ, ये कैसे हुआ? यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। छू शियू ने पहले ही कुछ ऐसा कर दिया था, शायद सिस्टम की मदद से या कोई पुरानी डिमोनिक टेक्निक, जिससे ची मेंग डिए की कल्टीवेशन सील हो गई है। स्निपेट कंफर्म करता है कि हर कल्टीवेशन इज सील्ड ड्यू टू हर डिसाइपल। अब वो एक ग्रेट सेंट नहीं, बस एक कमजोर औरत है। छू शियू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, जैसे एक शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। ची मेंग डिए घबरा जाती है। उसकी सारी अकड़, सारी ताकत गायब हो चुकी है। वो पीछे हटती है, दीवार से लग जाती है। मास्टर प्लीज। छू शियू उसके करीब आता है। उसकी आवाज में अब मजाक और डोमिनेंस है। ची मेंग डिए चिल्लाती है, यू ऑफेंसिव। क्या कर रहे हो अपने मास्टर के साथ? छू शियू के चेहरे पर एक विलन स्माइल है। वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और कहता है, प्लीज इस शिष्य को अपने इम्पोर्टेंट पाठ पढ़ाएं। सीन फेड आउट होता है, इम्प्लाई करते हुए कि जो वो चाहता था वो होने वाला है। लास्ट सीन में हमें एक कल्टीवेशन रेल्म डिवीजन का चार्ट दिखाया जाता है। इस सीन की गहराई समझने के लिए हमें इस दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को समझना होगा। मानवा के एंड में एक चार्ट दिया गया है जो लेवल्स एक्सप्लेन करता है। चू शियू अभी सबसे नीचे है और ची मंग डाई टॉप पर थी। 1. बेसिक रूल यानी एफिशिएंसी और लेवल्स। हर रेल्म एक्सेप्ट एम्परर लेवल्स को 9 छोटे लेवल्स में बांटा गया है। इससे पावर की एफिशिएंसी पता चलती है। लेवल 1 to 3 इनिशियल स्टेज यानी शुरुआत, लेवल 4 to 6 मिड स्टेज यानी बीच का लेवल, लेवल 7 to 9 लेट स्टेज यानी पीक लेवल, अगले रेल्म के करीब। 2. रेल्म्स यानी कमजोर से ताकतवर। ये है सीधी सीधी लैडर जो कल्टीवेटर्स चढ़ते हैं। 1. फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म, सबसे पहला स्टेप, नींव रखना। 2. सी रोटेशन रेल्म यानी स्पिरिट एनर्जी का समंदर बनाना। 3. डिवाइन ब्रिज रेल्म यानी सोल और बॉडी का ब्रिज। 4. दाओ पैलेस रेल्म यानी अपने रास्ते यानी दाओ को समझना। 5. बियॉन्ड हेवन रेल्म यानी दुनिया से परे सोचना। 6. डिवाइन एबिलिटी रेल्म यानी स्पेशल पावर्स डेवलप करना। 7. लेसर सेंट रेल्म यानी छोटा सेंट, यहाँ पुराना चू शियू या डिमोनिक मास्टर था। 8. ग्रेटर सेंट रेल्म यानी बड़ा सेंट, जहाँ ची मंग डाई या मास्टर इस लेवल पर है। 9. सेंट किंग रेल्म यानी सेंट्स का राजा। 10. डेमी एम्परर यानी आधा एम्परर, यानी एम्परर बनने से बस एक कदम दूर। 11. एम्परर यानी सबसे सुप्रीम पावर, पूरी दुनिया का रूलर। अभी नई बॉडी में चू शियू बिल्कुल 0 पर है, यानी स्पिरिचुअल चिकन लेवल पर, जबकि उसकी मास्टर ग्रेटर सेंट है जो कि लिस्ट में काफी ऊपर आती है। यही वजह है कि चू शियू को ड्यूअल कल्टीवेशन और ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि वो तेजी से ऊपर चढ़ सके। चू शियू का प्लान सिंपल है। अपनी मास्टर की हेवनली फ्रेग्रेंस फिजिक को यूज करके वो अपनी टूटी हुई बॉडी को रिपेयर करेगा और फिर धीरे धीरे इस होली ग्राउंड पर कब्जा करेगा।